नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जो हमेशा की तरह आधारित होता है कानाफूसी, गपशप और चर्चाओं पर। इस बार कई सारी रोचक खबरें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश में सरकार कुछ और कहती है, आंकड़े कुछ और कहते हैं, क्योंकि ये सब कारनामे नौकरशाही की देन है जो साल दर साल जारी रहते हैं। आज आपकी पहली नज़र सरकार के जो विकास के बड़े बड़े दावे हैं, जो विकास के कामों के लिए सरकार खजाने खोल देने की बात करती है, उन पर है कि जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाते हैं, ऐलान करते हैं, वो बजट खर्च करने में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। सरकार हर साल 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, 7 लाख करोड़ का देश का सबसे बड़ा बजट पेश करती है, लेकिन जब बजट खर्च करने की नौबत आती है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल 30 से 40% बजट सरकार का, विभागों का बिना इस्तेमाल हुए लैप्स हो जा रहा है। आप इसे वित्तीय अनुशासनहीनता कह सकते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो वो अपनी पीठ ये कहकर थपथपाता है कि हमने बहुत बड़ा बजट पेश किया है। आपको जानकर इस बात की हैरानी होगी कि इस साल जो अक्टूबर का महीना बीता है, उसमें यूपी में जितने विभाग हैं, अगर उनको टोटल रूप से जोड़ा जाए तो अब तक मात्र 20% बजट ही खर्च हो पाया है। 7 लाख करोड़ का बजट था, उसका 20% आप जोड़ लीजिए तो 1,40,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, यानी कि 5,60,000 करोड़ रुपया भी खर्च होना है। वो भी कब? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने में 80% का बजट खर्च करना है। तो स्वाभाविक है कि यह असंभव है। जब आप 7 महीने में 20% खर्च किए हैं तो 5 महीने में 80% कैसे खर्च कर लेंगे? लेकिन यही इसी के पीछे एक गणित है। अब इस 5 महीने में सरकार का पैसा पानी की तरह बहाया जाएगा और अनाप शनाप प्रोजेक्ट स्वीकृत किए जाएंगे, वित्तीय स्वीकृतियां होंगी और अंधाधुंध पैसा खर्च होगा। ये जो 4-5 महीना बचा हुआ है, इसी में सबकी जेबें गर्म होंगी, ठेकेदार भी मालामाल होंगे, अफसर भी होंगे और कुछ मंत्री भी हो जाएंगे। प्रदेश के सबसे बड़े विभाग सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग में मात्र 24% बजट खर्चा हुआ है, यानी कि अजय चौहान और अनिल गर्ग जिन 2 विभागों के मुखिया हैं, जो प्रदेश में सड़कें बनाते हैं और पानी देते हैं, यहाँ मात्र 24% बजट अभी तक खर्चा हुआ है। आवास विभाग में तो मात्र 14% और कृषि विभाग में 38% बजट खर्चा हुआ है। सबसे ज़्यादा बजट नमामि गंगे और उससे भी ज़्यादा ऊर्जा विभाग, जो अरविंद शर्मा जिसके मंत्री हैं, 50% ऊर्जा विभाग ने सर्वाधिक, सबसे नंबर 1 का विभाग है जिसने बजट खर्च किया है। लेकिन आप इस बात को भी नोट कर लीजिए कि ये जो बजट खर्च हुआ है, इसमें से एक बहुत बड़ा पार्ट कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन भत्ते का है, विकास के काम का नहीं है। तो अगर आप विकास के काम पे बजट खर्च देखेंगे तो वो तो 8-10% पहुंचा होगा। पीडब्ल्यूडी विभाग में पिछले साल 9,000 करोड़ रुपया सरेंडर करना पड़ा था और बहुत बड़े जांच भी हुई थी, लेकिन उससे कोई सबक नहीं लिया गया। आज फिर पीडब्ल्यूडी विभाग 30,000 करोड़ के लगभग का बजट है और उस बजट में अगर वो 24% खर्च किया है तो आप सोच लीजिए कि 7-8 हज़ार करोड़ रुपया ही खर्चा हुआ है। 20-22 हज़ार करोड़ रुपया आने वाले 5 महीने में कैसे खर्चा होगा? कौन सी ऐसी जादू की छड़ी घुमाई जाएगी कि सड़कें बन जाएंगी, चमत्कार हो जाएगा? हैरत की बात यह भी है कि सरकारें इसका बुरा नहीं मानती हैं। अगर पैसा बजट खर्चा नहीं हुआ तो सरकारें अंदर अंदर खुश होती हैं, शायद उस पैसे को वो दूसरी तरफ कहीं इस्तेमाल कर ले जाएं, कहीं एक्सप्रेसवे बनवा लें, कहीं कोई बड़ा प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस पर पैसा ट्रांसफ़र हो जाए,
ये भी रहता है। इसी वजह से अफसरों को कभी डांट फटकार नहीं पड़ती, ना उनका कोई दोष दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे महकमे हैं, अगर वहाँ बजट नहीं खर्च कर पाएंगे तो आपकी बदनामी होगी, आपकी आलोचना होगी। और उसमें स्वास्थ्य है, कृषि है, सड़क है, बिजली है, पानी है, ये जीवन के लिए अनिवार्य है आम आदमी के लिए। ये पब्लिक सेक्टर का काम है। इस पर भी अगर सरकार बाजीगरी करेगी, जनता को बेवकूफ़ बनाएगी अपने बजटीय कार्यक्रम आंकड़े से, तो ये ज़्यादा दिन तक चलने वाली चीज़ नहीं है। अब देखिए कि भाजपा की सरकार है, ईमानदार सरकार है, बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं कहती हमारे यहाँ है, जीरो टॉलरेंस है, और बजट खर्चा नहीं हो रहा है। शायद इस आशंका से कि ज़्यादा बजट खर्च करेंगे तो इसका घोटाला हो जाए। तो घोटाले की आशंका में जो बजट आपने बनाया है वो भी नहीं खर्च कर रहे हैं, ये भी तो जनता के साथ अन्याय ही है। अब बात भाजपा की यूपी में उसके नए अध्यक्ष की। जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा उसके ठीक बाद यूपी में बीजेपी को नया अध्यक्ष भी मिलना है। इसको लेकर अभी से लामबंदी तेज हो गई है। भूपेंद्र चौधरी संगठनात्मक चुनाव होने के बाद तब तक इस पद पर बने रहेंगे जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है। वैसे ये माना जा सकता है कि भूपेंद्र चौधरी का जो कार्यकाल है वो अधिकतम बहुत खींचेगा तो फरवरी तक खींचेगा। उम्मीद ये की जा रही है कि जो आज नाम हम आपके सामने रख रहे हैं, इन्हीं में से कोई बीजेपी का नया अध्यक्ष बन सकता है। वैसे जो चेहरे उत्तर प्रदेश में चिरपरिचित हैं उसमें एक नाम नया आया है। गोविंदा की एक पिक्चर आई थी कि सरकारी लियो खटिया जाड़ा लगे, उसमें उनका नाम राजा बाबू था। राजा बाबू के नाम से बीजेपी में एक नेता काफ़ी प्रसिद्ध हैं और वो राजा बाबू भी इन दिनों भाजपा के नए अध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि राजा बाबू भी उस इलाके से आते हैं जहां वाकई में राजा लोग रहते थे। गोविंद नारायण शुक्ला भाजपा के एमएलसी हैं, महामंत्री हैं और उनका उपनाम राजा बाबू है। और गोविंद नारायण शुक्ला बीजेपी के महामंत्री होने के साथ साथ पहले एक फाइनेंस कंपनी के भी मालिक रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोण फाइनेंस कंपनी। तो वो व्यवसाय में तो त्रिकोण भिड़ाकर सियासत के ऊंचे पायदान तक पहुंच चुके हैं। अब प्रदेश अध्यक्षी वाले त्रिकोण में वो कितना फिट होंगे ये फरवरी में पता चलेगा। इसके साथ ही आपको याद होगा कि बस्ती से सांसद रहे हरीश द्विवेदी, जो इन दिनों भाजपा के राष्ट्रीय सचिव हैं और आसाम राज्य के प्रभारी हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में गोविंद नारायण शुक्ला के साथ भाजपा अध्यक्ष बनने की लाइन में हैं। हरीश द्विवेदी संगठन के इस समय काफ़ी भरोसेमंद नेताओं में माने जा रहे हैं। उनका नाम तेजी से बीजेपी अध्यक्ष के लिए चल रहा है। विजय बहादुर पाठक भी इस रेस में हैं। वो भाजपा के एमएलसी हैं, महामंत्री रह चुके हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और लोकप्रिय नेता हैं। पहले प्रवक्ता भी रहे बहुत लंबे समय तक जब भाजपा विपक्ष में हुआ करती थी। तो कहा जाए जब भाजपा में गिनती के लोग बचे थे लाठी खाने वालों में, तब वहाँ पर विजय बहादुर पाठक भी टीवी पे बैठ के भाजपा का पक्ष बड़ी मजबूती से रखते थे। इस सब के अलावा, इन सवर्ण नामों के अलावा अब कुछ नाम ऐसे जो अदर कास्ट से आते हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा बहुत महत्वपूर्ण नाम है। वो जो है पहले उत्तर प्रदेश में यूपी सिडको के चेयरमैन रह चुके हैं, वो भी यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। बीएल वर्मा सरल और सौम्य नेताओं में माने जाते हैं। वो दूसरी बार केंद्रीय मंत्री बने हैं, मोदी और अमित शाह के भरोसेमंद हैं, सरल हैं, बेदाग छवि है। एक और नाम आपको बताऊंगा बाबूराम निषाद का, जो राज्यसभा के मेंबर हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं और उनका नाम पहले भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए कई बार चला और कट गया। आपको याद होगा कि जब कानपुर में जब
अवस्थी जी को टिकट मिला लोकसभा का, ट्रेन से उतरे तो लोग बाबूराम निषाद को माला पहनाने लगे थे, सोचे कि यही रमेश अवस्थी हैं। वो वीडियो आपको याद होगी। तब उन्होंने कहा नहीं भैया मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, रमेश अवस्थी प्रत्याशी हैं, भाई ट्रेन के डिब्बा में अंदर बैठे हैं। तो वो बाबूराम निषाद जो साहब गोई से अपनी मजबूरी जताने वाले और भाजपा में चुपचाप किनारे रहकर काम करने वाले नेता हैं, अगर वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो वो भी बीजेपी के समीकरण में फिट बैठेंगे और एक वो कारगर अध्यक्ष साबित होंगे। ये जो पांचों नाम आपको मैंने बताए, इन्हीं में से कोई ऐसा होगा जो भूपेंद्र चौधरी का उत्तराधिकारी बन सकता है। फिलहाल राजा बाबू चूंकि बीजेपी में ही बैठते हैं, कार्यालय का काम भी देखते हैं, तो गोविंद नारायण शुक्ला एक छुपे रुस्तम के तौर पर उभरे हैं बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष की रेस में। अब ये अंतिम मोहर तो केंद्रीय नेतृत्व ही लगाएगा, जिसमें मोदी और अमित शाह जो दो शीर्ष नेता हैं, उनकी स्वीकृति के बाद ही किसी की किस्मत खुलेगी। अब एक पुलिस महकमे की खबर, आईपीएस अफसरों की खबर, जिस खबर को लेकर काफ़ी हलचल मची कि उत्तर प्रदेश में डीजीपी 2 साल के लिए अब तैनात होगा, अब तो राज्य सरकार खुद ही डीजीपी तैनात कर देगी। इस तरह की तमाम सारी कहानियां और किस्से चले, क्योंकि राज्य सरकार ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक जो चयन की नियमावली है उसको नए सिरे से मंजूरी दी है। तब से इस कार्यकाल को लेकर काफ़ी भ्रम आया। वो अब नियमावली बाहर आ चुकी है और उसकी कई सारी सच्चाइयाँ साफ तौर पर सामने आ चुकी हैं। ये बात साफ है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अब अपने हिसाब से डीजीपी का चयन कर सकती है, पूर्णकालिक डीजीपी बना सकती है, उसका कार्यकाल भी वो 2 साल रख सकती है, लेकिन किसी भी हालत में वो 60 साल से ऊपर नहीं जाएगा। यानी कि 60 साल आने पर उस अफसर को रिटायर होना पड़ेगा। तो ये जो भ्रम था कि अगर आपकी नौकरी 6 महीना बची है और आपको डीजीपी बनाया जाता है तो फिर आपको 1.5 साल और मिल जाएगा, आप 62 साल तक डीजीपी रह सकते हैं, ये भ्रम खत्म हो गया। जो भी डीजीपी बनेगा वो रहेगा 60 साल तक। सरकार उसको 2 साल का कार्यकाल दे सकती है, चाहे वो 57 साल पे चुन ले, चाहे 58 पे चुने, ये उसके ऊपर है। लेकिन 60 साल से ऊपर नहीं होगा, उसको 60 साल पे रिटायर होना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट किसी भी आईपीएस या आईएएस अफसर को, अखिल भारतीय सेवा के अफसर को कोई सेवा विस्तार नहीं दे सकती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सूचना आपको मैं दे दूं कि जो नियमावली है उसमें इस बात को लेकर बड़ी चर्चा है। सच्चाई क्या है वो सरकार जाने कि यूपी में जो पे लेवल है मैट्रिक्स का 16, पे लेवल 16, उसमें 14 अफसर डीजी रैंक में होते हैं। और इस नियमावली में यह अधिकार मिला हुआ है, अगर सरकार को 14 डीजी रैंक के अफसरों में भी कोई ऐसा योग्य न दिखे जिसे वो डीजीपी बना सके, तो वो किसी भी एडीजी को भी डीजीपी का कार्यवाहक चार्ज दे सकती है। ऐसी चर्चा है, पुष्टि नहीं है। लेकिन अगर सरकार 14 में किसी को पात्र नहीं पाएगी और किसी एडीजी को डीजीपी के चार्ज दे देगी, तो फिर सोचिए क्या नज़ीर बनेगी, क्या माहौल बनेगा। वैसे इसके आगे जब बढ़ें तो प्रशांत कुमार मई में रिटायर हो रहे हैं, फिर उनके बाद कौन नया डीजी बनेगा उत्तर प्रदेश का, ये एक बड़ा सवाल आता है। प्रशांत कुमार 90 बैच के हैं, उनके ऊपर 89 बैच था, वो अभी है जिंदा, कई अफसर हैं, लेकिन उनमें किसी को मौका तो मिला नहीं, तो उनका कैरियर आप जान लीजिए ख़त्म। अब 90 बैच में भी कई अफसर हैं जो उनके रिटायरमेंट के बाद नौकरी में बने रहेंगे, जिसमें संदीप सालुके हैं, MK बसाल हैं। ये 2 लोगों के नाम इसलिए बता रहा हूँ कि इनकी नौकरी फरवरी 2026 तक है। जब मई में वो प्रशांत कुमार रिटायर होंगे तो तब भी इन दोनों की नौकरी 9-9 महीना बची होगी। लेकिन उम्मीद कम है कि सरकार शायद इनको डीजीपी बनावे।
रेणुका मिश्रा की नौकरी तो 1.5 साल से ज़्यादा है, 2 साल से ज़्यादा, लेकिन चूंकि भर्ती बोर्ड से उनको जिस तरह से हटाया गया था, उनकी दोबारा वापसी हो और उनको शीर्ष पद दे दें, इस पर भी बड़ी शंका है। तो उनका भी पत्ता कटाई मानिए आप। तो 90 बैच में लगभग खाली हो जाएगा मामला पूरा। 3 महत्वपूर्ण अफसर हैं 91 बैच में, आलोक शर्मा, पीयूष आनंद और तीसरे नंबर पर हैं राजीव कृष्णा। तो 91 बैच के लिए ये रास्ता खुल जाएगा कि वो डीजीपी बन जाए, और उसमें आलोक शर्मा, पीयूष आनंद केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, कोई है ही नहीं है। तो फिर एक मुफीद नाम बचते हैं राजीव कृष्णा। 1991 बैच के आईपीएस अफसर हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के इस समय वो चेयरमैन हैं, विजिलेंस के भी वो इस समय डायरेक्टर हैं और सरकार के भरोसेमंद हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजीव कृष्णा की जो नौकरी है वो 2029 तक बची हुई है। हम आज 24 में खड़े हैं और 24 और 5 29 होता है जून, 4.5 साल उनकी नौकरी भी है। अगर सरकार ने प्रशांत कुमार के बाद राजीव कृष्णा को मौका दिया तब भी उनके पास 3.5 साल, 3.25 साल के लगभग नौकरी होगी। तो ये बहुत बड़ा मौका होगा और ये माना जा सकता है कि अगर किसी को उपकृत करने के लिए सरकार 2-4 महीने के लिए, मान लीजिए किसी को दिल्ली से बुला के या किसी को यहाँ से देना चाहे तो 4-6 महीना दे सकती है, लेकिन 2026 आएगा फरवरी के बाद, तो फिर राजीव कृष्णा के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा, क्योंकि तब वो सीनियर मोस्ट की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो राजीव कृष्णा उत्तर प्रदेश के अगले डीजीपी हो सकते हैं, इस बात की बहुत प्रबल संभावना है। और वो 2 साल से ज़्यादा उनके पास समय रहेगा, तो इसलिए समय की कोई किल्लत नहीं है। तो एक तो ये 2 साल वाला झंझट खत्म हो जाएगा अगर राजीव कृष्णा बन जाएंगे तो, कि रोज़ रोज़ बदलने से अच्छा है एक बार बदलो और चैन की नींद से सो, जिससे कि रोज़ सुप्रीम कोर्ट में PIL ना हो, रोज़ मीडिया में आलोचना ना हो। अब बात एक ऐसी खबर की जिसने ब्यूरोक्रेसी में पिछले दिनों काफ़ी भूचाल मचाया। बात यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, वन और पर्यावरण मंत्रालय की, जहां के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को नौकरी के आखिरी वक्त में बेआबरू होकर जाना पड़ा। उनको सरकार ने नौकरी के रिटायरमेंट के 51 दिन पहले उनके पद से हटा दिया। मामला स्लाटर हाउसों को, पशु वधशालाओं को अवैध ढंग से NOC देने का, क्षमता बढ़ाने का, इससे जुड़ा हुआ है। जब यह खबर बाहर आई तो इस बात की चर्चा शुरू हुई कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मनोज कुमार सिंह को रिटायरमेंट के 51 दिन पहले ही इतने सीनियर अफसर को रातों रात अपमानित करके पद से हटाना पड़ा। जब आप इस मामले की थोड़ी तह में जाएंगे तो ये पता लगेगा कि NOC देने का जो मामला है वो उन्नाव जिले से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्नाव की AOB एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स अल हक फूड प्राइवेट लिमिटेड को गलत ढंग से सर्टिफिकेट जारी किए गए। यानी कि जो CTO और CTE 2 सर्टिफिकेट हैं, ये गलत ढंग से जारी किए गए हैं और इसके लिए जिम्मेदारी प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी के साथ साथ मुख्य पर्यावरण अधिकारी और मेंबर सेक्रेटरी और चेयरमैन पोल्यूशन बोर्ड, इन सब की है। लेकिन मामला तब ये सामने आया जब RP सिंह पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन बने और इसी बीच यूपी के चीफ सेक्रेटरी से एक शिकायत हुई। उस शिकायत के बाद जब जांच शुरू हुई तो इस बात का भंडाफोड़ हुआ कि प्रतिदिन क्षमता से अधिक पशुओं को काटे जाने के लिए जो कई सारे NOCs निर्गत किए गए, उसमें काफ़ी मिलीभगत थी, पर्यावरण NGT के नियमों का पालन नहीं था और जो सर्टिफिकेट जारी किए गए उसमें लंबी कमीशन खोरी हुई। आशीष तिवारी का नाम आप जानते होंगे, उनको भी सरकार ने हटा दिया है।
मनोज सिंह तो हट गए, लेकिन संजीव सिंह का कुछ नहीं हुआ। पर्यावरण एनओसी जारी करने में जितेंद्र सिंह डिप्टी डायरेक्टर पर्यावरण को अभी तक बचाए हुए हैं। जितेंद्र सिंह वही है जो एक बार 4 लाख रिश्वत लेने के मामले में जिसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसने पर्यावरण की एनओसी अवैध ढंग से लगातार जारी करता रहा। और आशीष तिवारी और जितेंद्र सिंह का एक बहुत लंबा गठजोड़ भी है। मनोज सिंह यूपी की ब्यूरोक्रेसी में एक नरम दिल अफसर माने जाते हैं। उनके ऊपर आरोप चाहे जो हो, लेकिन जब वो मुंह खोलेंगे तो बहुत सारे लोग बेनकाब भी हो जाएंगे, क्योंकि मनोज सिंह ने अपनी लंबी सेवा के दौरान बहुत सारे राजनेताओं से लेकर ब्यूरोक्रेट से लेकर व्यापारियों तक के सबके वो काम आए हैं, सबकी उन्होंने मदद की है। तो ये बदनामी का सारा ठीकरा मनोज सिंह पर तो फोड़ा गया, लेकिन जब चीज़ें स्लाटर हाउस में जहां पशु काटे जाते हैं उसकी कमाई से जो करोड़ों अरबों रुपए की जो बिक्री होती है वो कहां तक जाती है, कितने कितने भागीदार होते हैं उसमें पिक एंड चूज नहीं चलेगा। नीचे और ऊपर के लोगों को काट दिया जाए और बीच के लोगों को छोड़ दिया जाए। ये माना जाता है कि भ्रष्टाचार की गंगा हमेशा ऊपर से बहती है। मनोज सिंह प्रथम दृष्टया इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन मेंबर सेक्रेटरी भी उतना ही जिम्मेदार है। और ये जितेंद्र सिंह जिसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसने पर्यावरण की सैकड़ों एनओसियां आज भी कर रहा है, जिसको 300 की अनुमति है वो 800 काट रहा है, और सब मिली भगत से कट रही है। जिले में भी जो बैठे अधिकारी वो भी खाते हैं, और जो पर्यावरण डिपार्टमेंट में बैठे वो भी खाते हैं। खाते सब हैं, लेकिन जो फंस जाए वही आज के ज़माने में चोर है, बाकी सब बादशाह है। तो आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते इन्हीं हालातों पर आपको एक महत्वपूर्ण पंक्तियों से रूबरू कराऊंगा। देखिए, चूंकि कवि, शायर और पत्रकार, इनका काम है कि सत्ता के खिलाफ, सत्ता की कमियों के खिलाफ जो बातें हैं वो लोगों के सामने रखी जाएं। हर युग में ये हुआ है, हर सरकारों में हुआ है, सरकारें इसका बुरा भी नहीं मानती। तो आज इन शब्दों को उसी तरह से सुनिएगा कि जूझते रहना सुनो हालात से, और पेट भरता कहाँ है खैरात से। तेल बाती दीप माचिस चाहिए, रोशनी होती नहीं जज्बात से, और वो कभी सच्चाई न सुन पाएगा, लग रही है चींटी उसे हर बात से। नमस्कार।